हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये आपका एक बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है जिसमें आपको रिएक्शंस के बारे में बताया जाएगा कि रिएक्शंस कितनी तरह की होती है और आप उन रिएक्शंस की इक्वेशंस को लिखने के बारे में सीखेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस को देखा होगा जहां पर आपकी केमिकल रिएक्शंस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मिल्क अगर आप रूम टेम्परेचर पर समर में रख देते हो तो वो थोड़ी ही देर बाद खट्टा हो जाता है, यानी कि रेंसिड हो जाता है। तो ये भी किस लिए होता है? क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। अगर आप आयरन तवा को जो है ओपन छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर कोरोजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ग्रेप्स पड़े पड़े खट्टे होने लगते हैं या फर्मेंट हो जाते हैं, ये भी आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। जब आप फूड को कुक करते हो तो आप वेरियस प्रोसेस से उन्हें कुक करते हो और जो फूड के अंदर चेंजेस आते हैं वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। फूड जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन के दौरान भी बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस जो हैं, वो हमारी बॉडी में टेक प्लेस करती हैं। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है। रेस्पिरेशन के दौरान गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये सब भी आपकी केमिकल रिएक्शंस ही हैं। तो हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो है वो देखी हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन, इन सभी सिचुएशन में जो नेचर है और जो आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। इट मींस जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आपकी जो इनिशियल सब्सटेंस है वो कुछ हद तक बदल जाता है। आपने सुना होगा कि चेंजेस होते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यानी कि दो तरह के चेंजेस जो हैं आपने पढ़े हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जनरली हम बात करते हैं उनकी शेप के बदल जाने को, उनके साइज को बदल जाने को, उनके फिजिकल अपीयरेंस में कुछ भी चेंज आता है। और केमिकल चेंजेस में अगर उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बदल जाता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, तो वो हम कहते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंजेस जो है वो जनरली नेचर में रिवर्स होते हैं, परंतु केमिकल चेंजेस जो है वो जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। अगर आपने एक बार फूड को कुक कर दिया तो आप वापस उसको रॉ मटेरियल में चेंज नहीं कर सकते। परंतु जैसे आपकी आइस है, आइस आप वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर सकते हैं, वाटर वेपर को कंडेंस करके वापस आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को फ्रीज करके आप आइस में बदल सकते हैं। तो ये जो आपकी चेंजेस हो रहे हैं, स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में, ये आपके फिजिकल चेंजेस में काउंट होते हैं। परंतु अगर आप शुगर को लेकर जला दें तो वो क्या होगा? चैरिंग ऑफ शुगर हो जाएगी, यानी कि उसका एक स्टेट चेंज हो गया, उसके अंदर एक केमिकल चेंज हो गया। तो केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होता है, जबकि फिजिकल चेंजेस जो है वो सभी के सभी जनरली रिवर्सिबल होते हैं। तो जब कोई केमिकल चेंज अकर होता है, व्हेन ए केमिकल चेंज अकर्स, we can say that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आप ये सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिनसे हमें इन चीजों के आंसर मिल सके। सबसे पहली एक्टिविटी, ये 1.1 एक्टिविटी है आपकी। आप इस एक्टिविटी में देखिए क्या कर रखा है आपने ये एक बर्नर लिया हुआ है जिसमें आपकी ये फ्लेम है और ये आपने एक चाइना डिश ली है या वॉच ग्लास लिया है। आप कुछ भी मटेरियल ले सकते हैं, जनरली हम वॉच ग्लास लेते हैं जो एक ग्लास की छोटी प्लेट होती है। आपने एक टोंग के जरिए, ये टोंग है जो लगभग कैंची जैसी चीज होती है जिसमें आगे इस तरह से रहता है, जिसमें आप मैग्नीशियम को इजीली होल्ड कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम है, आप इसको होल्ड कर रखे, आप इसको बर्न कर रहे हैं, तो जो आपकी एशेज हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, आपका जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, मतलब आपको टीचर की असिस्टेंस की इस एक्टिविटी के लिए जरूरत है। स्टूडेंट के लिए क्या वो है कि उनको सुटेबल आई ग्लासेस जो है वो पहन लेने चाहिए। सबसे पहले बात देखिए, आप मैग्नीशियम नीबल लेंगे 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग,
आप उसको सबसे पहले रब करेंगे सैंड पेपर से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो नेचर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है। तो आपको क्योंकि प्योर मैग्नीशियम चाहिए, इसलिए आप उसको सैंड पेपर से पहले रब करते हैं ताकि आप प्योर मैग्नीशियम मेटल को गेन कर सकें। अब जब आपने उसको रब कर लिया है सैंड पेपर के साथ, तब आप उसको टोंग्स से पकड़िए और उसको बर्न कीजिए स्प्रिट लैंप के ऊपर, और जो ऐश आपको मिलती है उसे कलेक्ट कीजिए। आप मैग्नीशियम रिबन तो तब तक जलाते रहिए जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाता, और इसको अपनी आई से दूर रखकर आपने जलाना है। तो आपको जो ये व्हाइट पाउडर मिल रहा है, ये देखिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिल रहा है। बट यहां पर ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को आपने सबसे पहले सैंड पेपर से रब करना है ताकि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको रिमूव कर सके और आप यहाँ पर व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर को गेन कर सके। तो ये आपको एक रिएक्शन दिखाई गई है। अब देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम का तो एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी एक ही मॉलिक्यूल है, परंतु यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको एक दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 MgO करेंगे और इस 2 Mg को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 Mg करेंगे। तो ये जो अभी मैंने यहाँ पर 2 लगाया है या आपको इस तरह से समझाया है, आपने इस चैप्टर में इस बैलेंसिंग को भी सीखना है कि हम ये बैलेंसिंग करते कैसे हैं। You must have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame, और एक व्हाइट पाउडर में ये चेंज हो जाता है। ये व्हाइट पाउडर जो है ये एक्चुअली में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। ठीक है, अब हम करते हैं एक और एक्टिविटी। हम एक्टिविटी में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है? लेड का फॉर्मूला होता है Pb, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। हम Pb नाइट्रेट यानी कि लेड नाइट्रेट को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, हम पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डालते हैं। पोटेशियम मतलब K, आयोडाइड मतलब I। अब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आपने डाल दिया, तो आप क्या देखते हैं कि क्या होगा। जब हम ये रिएक्शन करना चाहेंगे तो हमारे पास लेड आयोडाइड बन जाएगा प्लस KNO3 बन जाएगा। मतलब ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, लेड आयोडाइड मिल जाएगा और KNO3 मिल जाएगा। अब लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेड आयोडाइड का फॉर्मूला होता है PbI2। ठीक है, क्योंकि Pb के ऊपर 2+ चार्ज होता है, I के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो फॉर्मूला बनेगा PbI2। अब PbI2 बन गया यानी कि आपके पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब KNO3 है तो ये 2KNO3 हो गया, तो आपके पास ये 2KNO3 हो गया। अब यहाँ पर आप इसकी बैलेंसिंग सीखेंगे, आगे हम इसकी बैलेंसिंग के बारे में भी और अच्छे से स्टडी करेंगे। टेक अ जिंक ग्रैन्यूल इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। आप कुछ जिंक ग्रैन्यूल जो है कॉनिकल फ्लास्क में ले लीजिए। कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या लिया है, अब आपने लिया है जिंक ग्रैन्यूल। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। एसिड को हमेशा हैंडल करना चाहिए केयर के साथ। अब आप देखेंगे कि आसपास क्या होगा आपका, इसके बाद क्या होगा, जिंक आपका एसिड से रिएक्ट करना शुरू करेगा और उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब को अगर टच करके देखेंगे तो थोड़ी गर्म लगेगी, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें जो है वो हीट रिलीज होती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है, आपका जो जिंक मॉलिक्यूल है ये आपका H2SO4 के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हुए दिखाई दे रही है। तो इन 3 एक्टिविटीज से हमें ये पता चलता है कि कुछ भी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको अगर मिलती है तो वो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। या तो आपको स्टेट का चेंज मिलेगा, या आपको कलर का चेंज मिलेगा, या कोई गैस इवॉल्व होती हुई मिलेगी, या आपको टेम्परेचर का चेंज मिलेगा। जैसे इस रिएक्शन को आपने देखा कि कुछ हीट रिलीज होती है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है, तो आपकी जो फ्लास्क है वो थोड़ी गर्म हो जाती है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। हम देख सकते हैं हमारे आसपास बहुत सारी लार्ज वैरायटी ऑफ रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस करती हैं।
चलिए अब हम इन रिएक्शंस की बैलेंसिंग और इन रिएक्शंस के बारे में और ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि इन रिएक्शंस में एक्चुअली होता क्या है। एक्टिविटी 1.1 में हमें यह पता चला कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिस्क्रिप्शन जो है केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में काफी लंबी लगती है कि मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसको हम थोड़ी शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वो शॉर्टर फॉर्म यानी कि वो सिंपलेस्ट वे जिससे आप इसको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं वो फॉर्म कहलाती है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, आपने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो इधर की साइड है वो आपके होते हैं रिएक्टेंट और जो आपके राइट हैंड साइड में है वो आपके हो गए प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस अंडरगो करते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन, वो आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स है। और जो नया सब्सटेंस बना, जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि क्या है, जो कि एक प्रोडक्ट है। तो वर्ड इक्वेशन जो है ये शो करती है चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। वर्ड इक्वेशन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज बताती है थ्रू एन एरो। ये जो एरो लगाया है वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं ये आपको थ्रू एन एरो बताती है। अब हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्टेंट्स आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे ये रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के बीच में आपने प्लस साइन लगाया है। और प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्ट आपके हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं और वो भी आपस में अगर इससे ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो प्लस साइन के साथ आप डेजिग्नेट करते हैं। और एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहता है जिससे आपको पता चलता है कि ये रिएक्शन की डायरेक्शन है। तो एरो हेड टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। Reactants are always placed on the right hand side, on the left hand side, and product is always placed on the right hand side. This is a common norm to write a word equation. Now we come to the topic how to write a chemical equation. How can we write a chemical equation basically? Is there any other shorter way for representing chemical equation? क्या हम वर्ड इक्वेशन से भी कोई छोटा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे हम इसको मोर प्रिसाइजली, मोर कंसाइजली लिख सकें? तो उसका मतलब है, उसका तरीका है कि हम उसके लिए केमिकल फॉर्मूलाज को यूज करें इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करें मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो आपका फॉर्मूला मैग्नीशियम का क्या है, Mg, ऑक्सीजन का क्या है, O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, MgO। तो आप काउंट करो और कंपेयर करो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करें तो मैग्नीशियम कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड में अगर हम काउंट करें तो मैग्नीशियम कितने हैं, 1, बट ऑक्सीजन कितना है, 1, यानी कि ये कंपेरेबल नहीं है। अगर ये दोनों सेम हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो हम कह देते हैं कि इक्वेशन इज बैलेंस्ड। परंतु अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। अब अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि मास जो है वो आपका दोनों साइड में सेम नहीं है। परंतु जो आपका लॉ ऑफ केमिकल मास एक्शन कहता है वो ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है, मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ वो अपनी सिंपल जो है एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेता है। तो हमें हर एक का जो मास है वो आपको इक्विलिब्रेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी कि आप इनकी बैलेंसिंग सीखिए, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आप अपने आप इसमें देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो मैग्नीशियम था वो तो आपका 1 था, ये भी आपका 1 था, यहां पर आपके ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल थे, यहां पर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल था। तो आप क्या करेंगे, आप
यहां पर इसको पहले 2 बना दीजिए। ठीक है, आपने यहां पर इसको 2 बनाया। ठीक है, 2 बनाते ही आपके ये 2 मैग्नीशियम हो गए। ठीक है, यानी कि आपका ये 2 जो है ये यहां पर भी मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहां पर 2 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीटली बैलेंस हो जाए। अब यहां पर भी क्या हो गया, मैग्नीशियम जो है वो 2 हो गया, यहां पर मैग्नीशियम 2 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 2 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन जो है अब ये बैलेंस रिएक्शन में आपकी काउंट होती है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। दैट मींस total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. इस चीज को ध्यान से पढ़िए। जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ये कहता है मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। यानी कि जो टोटल मास है एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट में प्रेजेंट है या जो आपके रिएक्टेंट्स में है वो दोनों सेम होने चाहिए। दूसरे शब्दों में द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एलिमेंट के वो सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो हमें बैलेंस करना पड़ता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को। तो जब आपका ये लिखा हुआ है सिंपल कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कहलाती है आपकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि क्या ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस? लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आप देखिए हम एक इक्वेशन पढ़ी थी पीछे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर हम इसको कहें तो ये आपकी इक्वेशन होती है वर्ड इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि आपने सारे वर्ड में लिखे हैं। ये आपकी होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आपने क्या किया है, आपने सिंपल जिंक को Zn लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखा है, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखा है, हाइड्रोजन को H2 लिखा है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये बैलेंस्ड है या ये बैलेंस नहीं है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से एटम्स है, एक Zn है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। तो जिंक के कितने एटम्स है, 1, तो आपने लिख दिया 1। हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 2, तो आपने लिख दिया 2। सल्फर के कितने हैं, 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। ये आपके हो गए सारे के सारे रिएक्टेंट्स। अब आ जाइए प्रोडक्ट्स पे। जिंक कितना है, 1। सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितनी है, 2। क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है, 1 1 2 2 1 1 4 4। आपको यहां ध्यान देने पे ये पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है ईच एलिमेंट ये सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, ये स्केलेटल भी है और ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है। ठीक है, ये आपके दोनों है, ये स्केलेटल इक्वेशन भी है और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है। चलिए अब हम एक इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है Fe वाटर रिएक्ट टू फॉर्म Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। हमें ये बॉक्सेस क्यों बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप जो भी नंबर ऐड करेंगे वो इनके आगे ऐड करेंगे, इनके नीचे ऐड नहीं कर सकते। मतलब Fe एज ए होल विल बी ट्रीटेड, वाटर एज ए होल विल बी ट्रीटेड, Fe3O4 as a whole will be treated and H2 as a whole will be treated। आप सिर्फ और सिर्फ इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स चेंज कर सकते हैं, आप इनके नीचे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आप लिस्टिंग बनाइए, आप सभी एलिमेंट्स को लिखिए। इसमें कितने एलिमेंट्स है? एक है आयरन, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप लिखिए आयरन के कितने एटम्स हैं? 1, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। इधर आयरन कितना है? 3, इधर ऑक्सीजन कितना है? 4, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। अब आपने देखा कि ये दोनों तो सेम नहीं है, इट मींस हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये एक मतलब कन्वीनियंस है कि हम जनरली इससे स्टार्ट करते हैं, हम बैलेंसिंग उससे स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स 4 दिखाई दे रहे हैं। ये आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है, ये आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है, ये आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है। जहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दिखाई दे रहे हैं उससे सेलेक्ट कर लीजिए। इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड में वो एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, यूजिंग दिस क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया तो क्या है आपका? फर्स्ट क्राइटेरिया आपका ये है कि जहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं वो लो। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें दिख रहे हैं? आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कितने हैं? 4 और 3 7, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपको इसमें दिख रहे हैं। ये रिएक्टेंट भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब इसके अंदर से भी आपने वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। अब इसके अंदर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आपको किसमें दिख रहे हैं? ऑक्सीजन में दिख रहे हैं। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम Fe3O4 को सेलेक्ट करते हैं और इसमें से एलिमेंट ऑक्सीजन को सेलेक्ट करते हैं ताकि आप बैलेंसिंग कर सके। अब ये आपने सेलेक्ट कर लिया, इसमें से ऑक्सीजन सेलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ 4 दिख रहा है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, दैट मींस देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड और ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यू शुड मल्टीप्लाई इट विद 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जब यहाँ पर 4 ऐड किया तो इसको बैलेंस करने के लिए, 4H2 को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर हाइड्रोजन में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखिए, atoms of oxygen initially 1 in water, 4 in Fe3O4. To balance, multiply 1 into 4, you will get 4 in this. To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction. मैंने आपको बताया था कि आपको इसको पूरा का पूरा ट्रीट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते आप H2O की जगह H2O4 कर दें। That means जो भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको इसके आगे करनी पड़ेगी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के तौर पर। आप यहां बैलेंसिंग नहीं कर सकते। To equalize the number of atom, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction. हम इसको चेंज नहीं कर सकते। To balance oxygen atom, we can put coefficient 4 as 4 water. हम H2O4 नहीं कर सकते। अब जब हमने ये कर लिया तो पार्शियली बैलेंसिंग क्या हुई? Fe प्लस 4 वाटर, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहां पर हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए परंतु हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए। यहां पर आपके 2 हाइड्रोजन थे, यहां पर भी 2 थे, परंतु इस 4 की वजह से यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए और यहां पर 1 हाइड्रोजन रह गया। तो अब आपको यहां पर 4 जो है वो करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रोडक्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आयरन और हाइड्रोजन अभी भी अनबैलेंस्ड है। आप इसमें से एक को उठा लीजिए। पहले मैंने हाइड्रोजन को उठा लिया। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको इक्वलाइज करने के लिए आप उतने ही मॉलिक्यूल्स बनाइए हाइड्रोजन के जितने राइट हैंड साइड पे हैं, इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ये बना दिया। अब लास्ट में आपका बारी आता है आयरन का, क्योंकि आयरन का आपको यहाँ 1 दिख रहा है और यहाँ 3 दिख रहा है, तो आप यहाँ पर 3 ऐड कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन बैलेंस नजर आनी शुरू हो जाएगी। आपको यहाँ पर आयरन कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 8 दिख रहे हैं। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। ये सारा आपका
राइट हैंड साइड यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि आपका रिएक्टेंट का है, ठीक है। और आपका जो राइट हैंड साइड बनेगा यानी कि जो आपका प्रोडक्ट का बन रहा है वहां पर भी आपको आयरन 3 नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन जो है वो 8 नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो 4 नजर आ रहे हैं। तो इस 3 के लगाते ही ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में आ गई है। अब देखिए यहां पर यही चीज आपको रिप्रेजेंट की गई है। एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस्ड, you find that only one element is left to be balanced, that is iron. Initially आपने अब इसमें 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट में तो 3 था ही, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन नजर आती है आपको। फाइनली आप चेक कर सकते हैं करेक्टनेस इस बैलेंस इक्वेशन की बाय काउंटिंग atom of each element on both sides of the equation. So this is a balanced equation. The number of atoms of element on both sides are equal. ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड कहलाती है। अब ये कोई पर्टिकुलर मेथड है नहीं है, ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप एक एक एलिमेंट को हिट एंड ट्रायल से प्रूव करते हैं और फिर उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें एक चीज याद रखनी है कि जिस एटम में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसको उठाइए, उस एलिमेंट में से आप पर्टिकुलरली उस एटम को उठा लीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर है, उससे आप बैलेंसिंग को स्टार्टअप कर सकते हैं, तो आपके बेटर रिजल्ट्स जो है वो जल्दी मिलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, इसको और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये हमें कुछ और चीजें बताए, हम उसके अंदर उनकी फिजिकल स्टेट्स को ऐड कर सकते हैं। क्या ये does this equation tell us anything about the physical state of each reactant product? No information has been given on this equation about their physical state. To make a chemical equation more informative, physical state of the reactant and products are mentioned along with their chemical formula. For example, gaseous, you can write G. For liquid, you should write L. For aqueous, you should write AQ. And for solid, you should write S. For example, in this word equation, 3Fe solid, 4 water gas, Fe3O4 solid, and 4H2 gas. So this makes this reaction more informative because it provides us the physical state of the elements as well. Note that the symbol G is used. G for gas is used with water to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. If water liquid is there, that means it is an aqueous phase. If water gas is there, it means it is a steam. It is a liquid. It is an aqueous phase. ठीक है। Sometimes the reaction condition such as temperature, pressure, catalyst for the reactions are also indicated above and below the arrow in the equation. For example, in this reaction, CO plus 2H2 react to form CH3OH at 340 atmosphere. 340 atmosphere is the pressure condition which is mentioned above or below the arrow. आप जैसे यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट आपने ऊपर लिखी है, क्लोरोफिल आपने नीचे रखा है। ये आपकी जो रिएक्शन है ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, जहां पर आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 12 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल जो है इस रिएक्शन में आपके रिलीज होते हैं। क्या आप इन रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं? देखिए CO प्लस 2H2 आपका देखिए क्या ये बैलेंस है। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है 1, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पर कितना है, यहाँ कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3 ये और 1 ये 4, ऑक्सीजन कितना है 1। तो यही चीजें आपको नजर आ रही हैं, इट मींस ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। इसी तरह से आप इस रिएक्शन को भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड कंडीशन में है। जैसे कि यहाँ पर 6 कार्बन है तो यहाँ पर आपको 6 कार्बन नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 ये है और आपके 2 ये मल्टीप्लाई करके हो गए कितने 6 2 12 और यहाँ पर भी कितने हैं 12 यानी कि 24 ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर हम लगाएं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो यहाँ पर कार्बन कितने थे, कार्बन यहाँ पर थे 6, यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है बच्चे 24।
6 2 जा 12 और 12 ये तो हो गए 24। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6 ये रहे, 12 ये रहे और 6 ये रहे, तो 12 प्लस 12 कितने हो गए? 24। अब आ जाइए आपके ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 2 जा 24, यानी कि यहाँ पर 24 हाइड्रोजन है। तो देखते हैं यहाँ पे 12 तो ये रहे और 12 ये रहे, यानी कि 24। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये बैलेंस्ड इक्वेशन में आपकी आती हैं। अब ये आपको कहता है कि क्या आप और किसी रिएक्शन को बैलेंस करके दिखा सकते हैं? चलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछा गया है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमें हमेशा मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना चाहिए जिससे पहले कि हम उसे एयर में बर्न करें, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो नेचर की ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और ये रिएक्ट करके आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है। उस ऑक्साइड लेयर को आपको हटाना पड़ता है ताकि फ्रेश सरफेस आपको मैग्नीशियम का मिल सके और वो आपका जो है रिएक्शन जो आप करना चाहते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। तो मैग्नीशियम रिबन को हमेशा आपको क्लीन करना पड़ता है बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज इट इज ए वेरी रिएक्टिव मैटर। उसके बाद ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग है कि आप इनकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिख लीजिए। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2, क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl2 और HCl का फॉर्मूला, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। अब इसकी बैलेंसिंग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। यहां पर कितने क्लोरीन है? 2। यहां कितना हाइड्रोजन है? 1। यहां कितना क्लोरीन है? 1। तो अगर आप यहां पर सिंपल 2 लगा दे तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है? बिल्कुल। 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां 2 क्लोरीन, यहां पर भी 2 क्लोरीन, दैट मींस दिस रिएक्शन गॉट बैलेंस्ड। अब हम ट्राई करते हैं सेकंड एग्जांपल। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूला लिखिए। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस। अब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AlCl3। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग कैसे करें? देखिए एक तो इसमें बेरियम है, एक क्लोरीन है, एक एल्यूमिनियम है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, इसमें 5-5 है। तो यहां लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सबसे पहले लिखते हैं बेरियम। बेरियम यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। अब लिखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन यहां पर आपको 2 नजर आ रहे हैं, परंतु क्लोरीन यहां पर आपको 3 नजर आने शुरू हो गए। एल्यूमिनियम आपको कितना नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहे हैं। यहां कितना नजर आ रहा है? एल्यूमिनियम आपको 1 नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लिखते हैं इसमें आपके लिए एल्यूमिनियम के बाद सल्फर। सल्फर आपको कितना नजर आ रहा है? सल्फर आपको नजर आ रहा है 3 और यहां सल्फर कितना नजर आ रहा है? 1। ऑक्सीजन कितना नजर आ रहा है? 4 3 जा 12। यहां पर आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है 4 3 जा 12 और यहां कितना नजर आ रहा है? ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 4। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 1 2 3 नजर आ रहे हैं, इसके अंदर 1 2 3 नजर आ रहे हैं, इसके अंदर 1 2 नजर आ रहे हैं। तो चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉर्ट आउट हो सकती है। तो अब हम इसके अंदर से क्या लें? चलिए हम सबसे पहले इसको लेते हैं। इसके अंदर हम लेते हैं कि ये सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स है, जबकि यहाँ पर सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है। तो अगर आप इसको इस सल्फेट के मॉलिक्यूल को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके सल्फर और ऑक्सीजन यानी कि ये जो चीज है ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या किया? आपने यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करते ही यहां पर आपका 3 ऐड हुआ,
यहां पर भी आपका 3 ऐड हुआ और यहां पर भी आपका 3 ऐड हो गया। अब आपका बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन, परंतु इसके करने से हमारे बेरियम इनबैलेंस्ड हो गए। इन बेरियम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 3 बेरियम जो है वो लगाने पड़ेंगे। हमने यहाँ पर 3 बेरियम जैसे ही लगाए, हमारा ये भी बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि लगा तो हमारा यहाँ पर ये भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये जैसे ही आपका 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आप देखिए आपको यहां बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि क्लोरीन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको करते ही आपका यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं, बेरियम भी 3, बेरियम भी 3, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। That means the reaction got balanced. So balanced chemical equation is 3BaCl2 plus Al2SO4 thrice react to form 3BaSO4 plus 2AlCl3। ठीक है, ये काफी अच्छी रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछी जा सकती है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब ट्राई करते हैं। लेट मी रब दिस सो दैट वी कैन, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है आपका सोडियम प्लस वाटर को लेकर। तो आप लोग सबसे पहले सोडियम का फॉर्मूला लिखें, फिर वाटर का फॉर्मूला लिखें, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखें और फिर हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखें और फिर उनके बैलेंसिंग को ट्राई करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोडियम का फॉर्मूला। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सोडियम का फॉर्मूला है Na, वाटर का फॉर्मूला है H2O। They react to form sodium hydroxide plus hydrogen। अब देखिए यहां पर Na एक है, यहां पर भी Na एक है, यहां एक ऑक्सीजन है, यहां पर भी एक ऑक्सीजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है परंतु यहां पे 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन को अब हम क्या करें, हम इसको 4 बना लेते हैं, हम इसको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कर देते हैं। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगाया। अब हमारे क्या हुए, हमारे 2 सोडियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस हो गए, परंतु हमारे सोडियम को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस इक्वेशन होगी 2Na plus 2 water give rise to 2NaOH plus H2। So this is the balanced chemical equation for this question। Now अब आपसे पूछा जाता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए with state symbols for the following reaction। आपको रिएक्शन पूछी गई है, सॉल्यूशन है किसका, बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मतलब एक्वस फेस में है। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि वाटर में है, यानी कि ये भी एक्वस फेस में है। ये रिएक्ट करते हैं और इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल है यानी कि ये सॉलिड बनाएगा और सॉल्यूशन किसकी बनाएगा, सोडियम क्लोराइड की बनाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। तो हमें इसको इक्वेशन फेज में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। अब ये कैसा दिया है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी कि ये भी आपका एक्वस फेस में है और जो आपका सोडियम सल्फेट है Na2SO4 ये भी आपका एक्वस फेस में है। ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बना रहे हैं, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 बेरियम सल्फेट कैसा, सॉलिड। और क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl सॉलिड। अब आप इसकी बैलेंसिंग देख लीजिए, बेरियम आपको एक दिख रहा है, यहां पर भी एक दिख रहा है, यहां क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं परंतु यहां क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो सबसे पहले यहां पर 2 लगा दीजिए। यहां 2 लगाते ही देखिए आपके Na2 भी है, यहां पर भी Na2 है, यहां पर एक सल्फेट मॉलिक्यूल है, यहां पर भी एक सल्फेट मॉलिक्यूल है। इट मींस ये रिएक्शन अब आपकी बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है,
सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहा है? लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है आपके पास, और वो आपका किससे रिएक्ट कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर बना रहा है। तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर होता है एक्वस। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl इन वाटर के साथ, यानी कि HCl इन वाटर भी आपका एक्वस। और ये क्या बना रहा है? ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बना रहा है। तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड नहीं बना रहा, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बना रहा है। तो सॉल्यूशन को आपने लिखा एक्वस, और क्या रिलीज कर रहा है? वाटर रिलीज कर रहा है। तो वाटर आपका यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आपका रिलीज होगा। आप देखिए सोडियम का एक मॉलिक्यूल OH, यानी कि एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक यहाँ है तो दो हाइड्रोजन, क्लोरीन यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक क्लोरीन, यानी कि ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, यहां तक इतना ही। तब तक आप और प्रैक्टिस कीजिए कि हम लोग रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ टू बैलेंस दीज केमिकल रिएक्शंस, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अच्छे से इसको देख लीजिए। बहुत सारी बैलेंसिंग है रिएक्शंस की जो आपको मिल जाएगी, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लेक्चर में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो कितनी तरह की होती हैं, और हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शंस को। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बैलेंसिंग तो हम कर चुके हैं, हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो है उनकी टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, किस किस तरह की आपकी जो है केमिकल रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच।